ओके, सो वी हैव टू रीड फर्दर। हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, उसके बाद हम पढ़ते हैं इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जाके कि कैसे आप एक लिविंग टिश्यू के सैंपल को एनालाइज करेंगे और एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में यदि आपको स्टडी करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो आप उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें कोई और अदर कंपाउंड्स होंगे तो उसको हटाओगे एंड देन यू विल स्टडी और आइसोलेट करोगे उस पर्टिकुलर प्योरीफाई एक कंपाउंड जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा गया है, इट विल बी सफिस टू से दैट देयर इज वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू द वेरियस सेपरेशन टेक्निक। बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करोगे टिल वन हैज सेपरेट अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड। जब तक वो कंपाउंड जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो बाकी सारे अदर कंपाउंड से सेपरेट ना हो जाए तब तक। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो उससे क्या होगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलेगा और प्रोबेबल स्ट्रक्चर पता चलेगा। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी विल गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अब हमें बायोमोलिक्यूल्स की यहाँ पे काइंड ऑफ डेफिनेशन दी गई है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी विल गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, मतलब बायोमोलिक्यूल्स में आपका कार्बन होगा ही होगा। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी विल गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव गॉट सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं। हाउ डू वी नो दिस? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। सिमिलरली जो आप मेरे पीछे एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसके लिए। वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से लीव और अ लिवर, दिस इज कॉल्ड वेट वेट एंड ड्राई इट। देखो, हम कोई भी एक लीफ लेते हैं सपोज, तो उसके वेट को यदि हम देखते हैं कि उसका कितना वेट है तो उसे हम बोलते हैं वेट वेट। लेकिन जब हम उसको ड्राई करते हैं उसमें जितना भी आपका वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है एक बार, तो हम उसको बोलते हैं फिर ड्राई वेट। ठीक है, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। तो उससे क्या होगा, आपका एक बार वाटर पूरा इवेपोरेट कर गया तो उसके बाद जो वेट बचेगा उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट। द रिमेनिंग मटेरियल गिव द ड्राई वेट। नाउ इफ टिश्यू इज फुली बर्न, फिर हम उस टिश्यू को एक बार हमने उसका पूरा वाटर इवेपोरेट कर दिया, फिर हम उस टिश्यू को क्या करेंगे, उस टिश्यू को हम पूरा बर्न करेंगे। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू द गैसियस फॉर्म। सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर जाएंगे और गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे सारे क्या आपके, और जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो क्या किया हमने, एक लीफ ली, उस लीफ को ड्राई किया तो उससे क्या हुआ, उसका वेट वेट हमने देखा था पहले, एक बार हमने उसको ड्राई कर दिया तो फिर उसका ड्राई वेट हो गया, फिर उसके बाद सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा उससे और रिमेनिंग मटेरियल गिव्स द ड्राई वेट। उसके बाद नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, फिर हम उस टिश्यू को यदि पूरी तरीके से जला देंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू द गैसियस फॉर्म एंड आर रिमूव्ड। वॉट इज़ द रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, आपका जितने भी आपने एक बार जला दिया उसको तो उससे क्या होगा, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और बाकी फिर जो आपके पास बचेगा उसे हम बोलते हैं ऐश, मतलब राख। द ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा और ऑल्सो सीन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो जो हमारे पास बचेगा ऐश, उसमें क्या होंगे, आपके इनऑर्गेनिक substances होंगे। Therefore, elemental analysis give elemental composition of the living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of compound gives an idea about kind of organic and inorganic constitute present in the living tissue. From the chemistry point of view, one can identify the functional groups like aldehyde, ketone, aromatic compounds, etc. But from the biological point of view, we shall classify them into amino acid, nucleotide, bases, fatty acids, etc. देखो, इस पैराग्राफ में आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि यदि आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या देखते हो, फंक्शनल ग्रुप देखोगे कि उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है एक्सेट्रा। बट यदि आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप उसको क्लासीफाई करोगे अमाइनो एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में, फैटी एसिड्स में एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो बताया गया है। तो अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट ऑन द कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 4 बैलेंस, ये हाइड्रोजन लगे होते हैं एक्चुअली इस पर। लेकिन यदि हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उस पर एक एसिडिक ग्रुप लगा दें तो वो क्या होता है आपका,
ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा। यदि हम अल्फ़ा कार्बन पे एक एसिडिक ग्रुप लगा देंगे तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड। दे आर द सब्सटीट्यूट ऑफ मीथेन्स। मीथेन्स मतलब CH4। देयर आर 4 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैकेंसी। दीज आर हाइड्रोजन। सबसे पहले आपका होता है हाइड्रोजन, एक होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, एक होता है आपका अमीनो एसिड ग्रुप, एक होता है आपका वेरिएबल आर ग्रुप। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स। आपका आर ग्रुप चेंज होगा, उसके बेसिस पे आपके बहुत सारे क्या होते हैं, उसके बेसिस पे आपके बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। आगे हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में।